हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यह इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले मोशन चैप्टर का थ्योरी पार्ट टोटल कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर एनसीईआरटी में 9th नंबर चैप्टर है और फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह पहला लेक्चर इस चैप्टर का। हमने लास्ट चैप्टर यानी कि मोशन में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, किसी की भी बॉडी के यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। लेकिन उस मोशन का क्या कॉज है, क्या कारण है, उसको हमने जानने की कोशिश नहीं की। वहाँ पे हमने सिंपली पढ़ा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन हमने वहाँ पे ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर किसी बॉडी का कैसे वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी कैसे घटता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, वो हमने नहीं डिस्कस किया। ये जो चैप्टर है इसमें हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। डैट इज़ फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, शुरू तक ये ऐसा माना जाता था कि जो किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट है। ठीक है, ऐसा इसलिए माना जाता था कि ताकि जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता था किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल बॉल को अगर हिट किया जाता था तो कुछ देर बाद जाकर के वो रुक जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि जो किसी भी बॉडी है उसका जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट ही है। ठीक है, लेकिन गैलीलियो और न्यूटन के बाद से मोशन का एक नया अप्रोच सामने आया। मोशन को एक अलग तरीके से देखा जाने लगा। ठीक है, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो स्टेशनरी हैं यानी मोशन रेस्ट में है तो उनको मोशन में लाने के लिए हमको कुछ खास अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ता है, उसके बाद वो मोशन में आती हैं। ठीक उसी तरह यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हमको रेस्ट में लाना है, उसके लिए भी हमें किसी न किसी खास अमाउंट का हमको फोर्स देना होता है। यानी फोर्स क्या है, या तो पुश है या फिर पुल। ठीक है, ये जनरल भाषा में फोर्स को हम एक पुश या पुल बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्स एक ऐसा चीज़ है उसको ना ही किसी ने देखा है, ना ही उसको फील किया है और ना ही उसको टेस्ट किया, लेकिन उस फोर्स का जो इफ़ेक्ट होता है, फोर्स का जो इफ़ेक्ट होता है उसको सभी ने देखा भी है और उसको एक्सपीरियंस भी किया है। उसके कारण जो इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है वो सारी चीज़ें विजिबल होती है। फोर्स अभी तक विजिबल नहीं है, केवल उसका इफ़ेक्ट विजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज़ को पुश किया जाता है या हिट किया जाता है या पुल किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है या उसके मोशन में चेंज आता है। उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आया वो दिखता है, लेकिन वो फोर्स क्या है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। यदि हम डिस्कस करें व्हाट इज़ फोर्स क्या है, तो सबसे सिंपल भाषा में जो हम जानते आ रहे हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी। सिंपल सा किसी भी बॉडी पे कोई पुश कर रहा हो या फिर उसको पुल कर रहा हो, उसको धक्का दे रहा हो या फिर उसको खींच रहा हो, वो फोर्स कहलाएगा। लेकिन ये काफ़ी सिंपल सा बात है, एकदम बेसिक लेवल का है। अगर इसका एक दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करें तो एक और आता है, फोर्स इज़ दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्स एक ऐसा कॉज है जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है तब उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उसका जो
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाता है, मतलब एक्सीलरेशन उसका या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। मतलब कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से, फोर्स लगा तो उसका स्पीड बढ़ने लगा। अगर उसी बॉडी में कोई पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो धीरे धीरे उस बॉडी का स्पीड कम होने लगेगा, यानी निगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन। सो ये दोनों चीज़ें एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन फोर्स के कारण ही हो रहा है। लेकिन क्या हमेशा कोई बॉडी में एक अगर फोर्स लगता है तो क्या वो एक्सीलरेशन ही होता है या फिर डिसलेशन ही होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे केसेस हैं जिस समय फोर्स तो हम लगाते हैं लेकिन उस फोर्स का कोई रिजल्ट भी नहीं दिखता है। इस कारण से ये भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। फोर्स का एक और हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि एकदम मतलब जिसको टेक्निकली हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। फोर्स का अगला डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज। फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो कि किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज करता है और ट्राई टू चेंज, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे फोर्स लगे तो उसका पोजीशन चेंज हो। जैसे कि यदि कोई आदमी किसी दीवार को हाथ से धक्का लगाता है तो वो व्यक्ति उस पर फोर्स तो लगा रहा है लेकिन उसके पोजीशन में, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यदि चेंजिंग नहीं हो रहा है तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो फोर्स के कारण, उस फोर्स के कारण उस बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी कोशिश तो कर रहा है फोर्स लगाकर उस बॉडी के पोजीशन को चेंज करने का। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे ये एक बॉडी है, इस पे अगर इधर से फोर्स लगता है तो बताना होगा कि इस बॉडी के किस साइड से फोर्स लग रहा है। अगर इधर से फोर्स होगा तो इस बॉडी का मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में होगा, इधर से फोर्स लगेगा तो इस बॉडी का मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में होगा। इसलिए फोर्स बताने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है और इसलिए फोर्स जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका CGS यूनिट डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमारा हुआ फोर्स का यूनिट। अब हम देखेंगे कि आखिर फोर्सेस, अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यदि कोई बॉडी स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है तो उसमें यदि फोर्स लगता है तो वो मोशन में जा सकता है। यदि कोई बॉडी मूविंग है तो उसको वो स्टॉप कर सकता है। जैसे बॉल आ रही है तेज़ी से, उसको हम पैर लगाकर रोक दिए तो फोर्स लगाकर हमने उसको रोक दिया, ठीक है। कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, मतलब फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा भी सकता है, उसको घटा भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। यानी अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो स्पीड और बढ़ जाएगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा तो स्पीड और बढ़ जाएगा। लेकिन बॉडी का मूवमेंट इधर से और फोर्स हम इधर लगाएंगे सो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगला है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज हो जा सकता है। जैसे कोई फुटबॉल को इधर से इधर, इस डायरेक्शन से इधर हिट किया और जैसे ही बॉल यहाँ पर आया, कोई यहाँ पर खड़ा है, अगला प्लेयर इसको इस साइड में हिट कर दिया, सो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स के कारण। अगला है फोर्स कैन
चेंज शेप एंड साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज फोर्स के कारण चेंज किया जा सकता है। जैसे लोहा को पीट कर यानी उस पर फोर्स अप्लाई कर करके अलग अलग सा उसका डिज़ाइन बना दिया जाता है। तो ये सब क्या हुआ, उसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ। किसी भी ऑरेंज या फिर कोई भी फ्रूट को हम हाथ से लेकर ऐसे दबाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग आता है। सो फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। अगला इफेक्ट जो फोर्स के कारण दिखता है वो है पोजीशन पे। फोर्स के कारण किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो सकता है। जैसे कोई बॉडी यहाँ पर है, वहाँ पर हम फोर्स लगाकर यहाँ पे धक्का दे फोर्स लगाकर उसको उठाएं या फिर धक्का देकर वहाँ से यहाँ कर दिए तो क्या हुआ, उसके पोजीशन में भी चेंज हुआ। और चेंज किसके कारण आया, फोर्स के कारण आया। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखने को मिलता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला आता है बैलेंस्ड फोर्स। वैसा फोर्स जो कि जिसका मैग्नीट्यूड बैलेंस हो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति इधर से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है। सो दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं क्या हैं, इक्वल हैं। उस कारण इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये जहाँ रहेगा वहीं पे रह जाएगा। यानी ये दोनों फोर्सेस, ये और फोर्स 1 और फोर्स 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। मतलब कि एक फोर्स 10 न्यूटन इधर चला, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -10 न्यूटन लिखेंगे। डायरेक्शन के कारण यहाँ पे जो माइनस दिखा रहा है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। सो दोनों को जब लिखेंगे तो 10 न्यूटन और -10 न्यूटन इज इक्वल टू 0। यानी इसका यहाँ पे इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 न्यूटन हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है, यदि एक आदमी इसको इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींच रहा है, ठीक है, इधर से दो आदमी मिलकर के एक 6 न्यूटन लगा रहा है और दूसरा 4 न्यूटन लगा रहा है। दो आदमी मिलकर के इसको खींच रहा है और इसको एक आदमी मिलकर खींच रहा है। लेकिन इधर भले ही 2 आदमी है लेकिन उसके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स इसके बराबर ही है, यानी 10 न्यूटन ही है। सो ओवरऑल जो दोनों फोर्स होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये जो फोर्स हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। सो बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन होगा अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अ सेट ऑफ फोर्सेस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक फोर्स एक्ट करना ज़रूरी है किसी बैलेंस्ड फोर्स के लिए। अगर एक फोर्स रहेगा 10 न्यूटन का तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ये इस बॉडी में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स के लिए 2 या 2 से अधिक फोर्स का होना ज़रूरी ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि अ सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट, जिसका रिजल्टेंट 0 हो जाता हो, वो फोर्स हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 फोर्स मिलकर के इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से यह फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो रिजल्टेंट शब्द आ रहा है, सो रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं उसको अब हम देखेंगे। सो रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? A single force which produces the same effect as that by a number of forces, this single force is called resultant force। मतलब एक ऐसा सिंगल फोर्स जिसका इफेक्ट एक नंबर ऑफ फोर्स के बराबर हो, उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ इस पर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पर यहाँ से 10 न्यूटन और यहाँ से 10 न्यूटन दोनों मिल करके इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है और इसका इफेक्ट एक दूसरे को, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है,
अपोजिट डायरेक्शन में तो इस बॉडी पे नेट फोर्स का इफेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है। सो वो जो नेट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, वो नेट फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा। यानी ये दो फोर्स मिल करके जो फोर्स जो इफेक्ट दिखा रहे हैं, जो मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके जो इस बॉडी पे अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो एक सिंगल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसके बराबर है। सो वो जो सिंगल फोर्स यानी 0 न्यूटन, उसके बराबर ये दोनों फोर्स हैं। सो वो जो 0 न्यूटन वाला फोर्स है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये इस बॉडी को इधर एक्ट का मतलब फोर्स लगा रहा है इस बॉडी पर 10 न्यूटन का, और इस पर कोई इसका अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। सो निश्चित सा बात है कि यहाँ पे 5 न्यूटन, इधर फोर्स कम है, इधर फोर्स ज़्यादा है। सो ये बॉडी तो 10 न्यूटन लगाया, लेकिन 5 न्यूटन इसके कारण कैंसिल हो गया। तो ये जो बॉडी हुआ ये 5 न्यूटन के फोर्स से अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो इसने लगाया 10 न्यूटन, लेकिन वो बॉडी मूव कर रहा है 5 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि बाकी का 5 न्यूटन इसके द्वारा कैंसिल कर दिया जा रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये जो 5 न्यूटन का जो फोर्स आया, 5 न्यूटन का, ये जो 5 न्यूटन का जो फोर्स आया जिसे बॉडी मूव कर रहा है, वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। यही एक सिंगल फोर्स है, यही वो सिंगल फोर्स है जिसके इफ़ेक्ट के बराबर ये दोनों का इफ़ेक्ट बराबर है। मतलब ये 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन दोनों मिल करके जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसी 5 न्यूटन के बराबर है, यानी यही रिजल्टेंट फोर्स है। सो सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट फोर्स वह सिंगल फोर्स है जिसका इफ़ेक्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस होते हैं उसके बराबर होता है, या उसके बराबर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका दूसरा यहाँ पर डेफिनेशन है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है वो फोर्स हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। नेट मतलब क्या हुआ, जो माइनस में जो प्लस में सब कुछ को जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। जैसे 3 फोर्स, एक 10 न्यूटन का, एक -5 न्यूटन यानी अपोजिट डायरेक्शन में, एक -2 न्यूटन ये भी अपोजिट डायरेक्शन। यानी नेट यहाँ पे क्या हुआ, 10 -5 -2 यानी +3 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स हुआ। यानी ये जो सिंगल फोर्स का जो इफेक्ट है वो ये तीनों फोर्स के मिलाकर उसके बराबर है। सो यही जो सिंगल फोर्स या नेट फोर्स है इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम नोट में एक पॉइंट लिखेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉप ए रनिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी बैलेंस्ड फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में ना ही मोशन प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही किसी रनिंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, लेकिन इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप में चेंजिंग आ सकता है। मतलब यदि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर और इधर दोनों तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी में कोई मोशन नहीं आएगा, लेकिन इस फोर्स के कारण इस बॉडी में की शेप में चेंज आ सकता है। जैसे अगर ये रबड़ का कोई चीज़ होगा, दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्स रखेंगे तो इक्वल दूरी तक ये ऐसे फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका शेप चेंज हो गया लेकिन इसमें मोशन नहीं आएगा, इसके शेप में चेंजिंग आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको अगर दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स से धक्का देंगे तो इसमें कोई मोशन नहीं आएगा, लेकिन इसमें इसके शेप में चेंज आ सकता है। हो सकता है ये कंप्रेस होकर के इतना पे आ जाए, ठीक है, दोनों तरफ से। सो ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स के कारण किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है, लेकिन वो उस बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। अगर जैसे कोई जैसे ऑरेंज का हम फ्रूट लिए, उसको हम दोनों तरफ से लेकर ऐसे दबाते हैं बैलेंस फोर्स के साथ, तो उसके शेप में आसानी से चेंज आ सकता है, लेकिन उसमें कोई मोशन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। A set of forces whose resultant is not zero is called unbalanced force। वहाँ पे हमने बैलेंस्ड फोर्स में पढ़ा था, a set of forces whose resultant is
जीरो इज कॉल्ड बैलेंस्ड। और ठीक उसी का अपोजिट एक ऐसा सेट ऑफ फोर्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता हो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक है F1 जिसका वैल्यू 10 न्यूटन है और F2 यहाँ पे दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम F1 हो गया हमारा 10 न्यूटन, F2 हो गया हमारा 5 न्यूटन। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, अब F1 10 न्यूटन प्लस F2 माइनस 5 न्यूटन। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में F1 इधर एक्ट कर रहा है तो F1 ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस है वेक्टर क्वांटिटी में उसके अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, ना कि उसका वैल्यू जीरो हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फोर्स माइनस में नहीं होगा, ये वहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि इसके अपोजिट में, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस यूज किया है। सो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही हैं, इसलिए ये फोर्स जो हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। यहाँ पे नेट जो फोर्स बचा वो 5 न्यूटन का, और उस 5 न्यूटन के फोर्स से ये जो इधर ये बॉडी जो है इधर के तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। टोटल इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, लेकिन चूंकि 5 न्यूटन इधर इसके अपोजिट में लग रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 न्यूटन, और ओनली 5 न्यूटन जो कि रिजल्टेंट फोर्स होगा उस फोर्स से ये बॉडी इधर के तरफ मूव करेगा। सो अब हम अनबैलेंस्ड फोर्स से रिलेटेड 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि मोशन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस्ड फोर्स से कभी भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉडी के फोर्स से ज़्यादा होगा। यदि उसी के बराबर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आएगा। इसलिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अ फोर्स ग्रेटर देन इट्स फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। यदि कोई बॉडी स्टेशनरी है यानी वो रेस्ट में है तो उसके बीच उसके और जो सरफेस है उसके बीच में, उस बॉडी और उसके सरफेस के बीच में जहाँ पे वो रखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो यदि उस बॉडी को हमें मूव करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू से ज़्यादा फोर्स हम उस पर जब अप्लाई करेंगे तब वो मूव करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अ फोर्स ग्रेटर देन इट्स फ्रिक्शनल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखें तो जितने भी हमारे डेली लाइफ के वर्क्स जितने भी हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स आर बीइंग डन ड्यू टू द ओनली इट इज़ only because of this unbalanced force। और बैलेंस्ड फोर्स का हमारे जीवन में बहुत ही कम रोल है। ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण ही हो रही हैं। सो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने फोर्स के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। सो अगले वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं उसको भी आप ज़रूर नोट डाउन करें। यदि आप एट अ टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन बाद में ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। So thanks for watching this video.